ताले ने ठंडी सी सांस लेकर अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया और धीरे से वापस अपनी सीट पर बैठ गई। ऊपर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो दांत भींच रही थी, जैसे अगर मौका मिला तो सामने वाले को सच में तोड़ दे। उधर दाशा कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसकी नज़र सीधा मिल्क टी शॉप के एंट्रेंस पर जाकर टिक गई। इधर शाओ ने जैसे ही उस तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन और भी अजीब हो गया। उसे लगा शायद मैं आ गया हूँ, और सच कहूँ तो मैं उसी वक्त अंदर आ ही रहा था। लेकिन जो सीन बनने वाला था वो मेरे आने से नहीं, किसी और की एंट्री से शुरू हुआ। पीछे से एक तेज़, थोड़ी चुपती हुई आवाज़ आई, ताले, काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास मिल्क टी पीने का? जो काम दिया था वो ख़त्म हुआ या नहीं? बस इतना सुनते ही माहौल बदल गया। ताले का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिखने लगी। शाओ धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने उस इंसान को देखा, वो सच में शॉक हो गई। लू चेन, उसकी पुरानी कंपनी की सिंगर। और साफ था ये मुलाकात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लू चेन के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल दोस्ती वाली नहीं थी, वो थी सुपीरियॉरिटी वाली। ओ शाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पे अच्छी बीवी बनने का टाइम नहीं मिला क्या? उसकी आवाज़ में मजाक था, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लगने वाला। शाओ कुछ बोल पाती उससे पहले ही ताले अचानक खड़ी हो गई। लू चेन, अपने काम से काम रखो। उसकी आवाज़ में गुस्सा था और साफ वार्निंग भी। आज ऑफ है तो ये पैसिव अग्रेसिव एटीट्यूड बंद करो। और इतना बोलकर वो तुरंत मिंग मिंग को उठाती है, शाओ का हाथ पकड़ती है और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ऐसे लोग इतनी आसानी से जाने नहीं देते। लू चेन आगे बढ़ती है और सीधा उनके सामने खड़ी हो जाती है। रास्ता ब्लॉक। अब माहौल पूरी तरह टेंस हो चुका था। वो शाओ को ऊपर से नीचे तक देखती है, धीरे धीरे, जैसे उसे जज कर रही हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, तुम काफ़ी पतली हो गई हो, लाइफ ठीक नहीं चल रही क्या? और फिर एकदम कैजुअल टोन में, अगर नहीं चल रही तो बोल देना, मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ, मैं काफ़ी जेनरस हूँ। ये सुनते ही कोई भी समझ सकता था ये हेल्प नहीं, सीधा इंसल्ट था। फिर वो ताले की तरफ देखती है और सबसे बड़ा वार करती है, वैसे ताले तो अब मेरे नीचे छोटे मोटे काम करती है। बस ये सुनते ही ताले का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें सब बता रही थीं। शाओ ने तुरंत उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर डिसबिलीव साफ था। ऑड जॉब्स मतलब छोटे बेकार मेहनत वाले काम, जिनका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। शाओ के दिमाग में सवाल उठे, लेकिन ये पूछने का टाइम नहीं था। तभी ताले खुद बोलती है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंड में ख़त्म हो रहा है, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। उसकी आवाज़ स्टेडी थी, लेकिन अंदर का प्रेशर साफ महसूस हो रहा था। फिर वो थोड़ा झुककर सीधे लू चेन को देखती है और एक लाइन मारती है, बस इतना ध्यान रखना, इतना ऊपर मत चढ़ना कि गिरते वक्त संभल ना पाओ। एक सेकंड के लिए लू चेन की स्माइल फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसे पता है ये खाली बात नहीं है। उसका और शाओ का पास्ट कॉम्प्लिकेटेड रहा है। कभी शाओ उससे आगे थी, काफ़ी आगे, लेकिन लू चेन जल्दी रिकवर करती है और फिर हंस पड़ती है। कम बैक? सीरियसली? कौन सी कंपनी साइन करेगी एक वॉश्ड अप आर्टिस्ट को जो एक बच्चे के साथ घूम रही है? ये सुनकर शाओ की आंखों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले लू चेन की नज़र मिंग मिंग पर जाती है। वैसे बच्ची क्यूट है, इसे ग्रूम कर लो, नेक्स्ट स्टार बना देना। और इतना बोलकर वो कैजुअली हाथ बढ़ाती है मिंग मिंग के गाल को छूने के लिए, और यहीं लाइन क्रॉस हो जाती है। उसी पल दो आवाज़ें एक साथ गूंजती हैं, हाथ मत लगाना। एक शाओ की और दूसरी मेरी। मैं उसी वक्त आगे बढ़ चुका था, सीधा उनके बीच आकर खड़ा हो गया। मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लोग कौन है, लेकिन इतना समझ आ गया था ये गलत हो रहा है। मैंने बिना गुस्सा दिखाए लेकिन पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, साइड हो जाओ। मेरी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक वेट था जिसे इग्नोर करना आसान नहीं था। लू चेन एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट जाती है। मैं आइसक्रीम उन्हें देता हूँ और खुद उनके सामने खड़ा रहता हूँ, जैसे दीवार। फिर शाओ की तरफ हल्का सा देखता हूँ, जैसे पूछ रहा हूँ, ये कौन है? शाओ धीरे से जवाब देती है, मेरी पुरानी कंपनी की सिंगर। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी और वो आंखें भी नीचे कर लेती है, शायद वो अनकंफर्टेबल थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, बस वापस लू चेन की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, सिंगर, सॉरी, मैंने कभी नाम नहीं सुना। फिर सीधा, अच्छी डॉग रास्ता ब्लॉक नहीं करती, साइड हो जाओ। इस बार साइलेंस और भी भारी था। लू चेन का चेहरा बदल जाता है, अपनी औकात में रहो। तुम जैसे लोग दूसरों के पीछे घूमकर अटेंशन लेते हैं। वो कुछ नाम लेती है, लेकिन मैं बस सुनता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने जारी रखा तो सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। अब वो समझ जाती है ये आदमी पीछे हटने वाला नहीं है। वो एक शार्प नज़र डालती है और फाइनली साइड हो जाती है। मैं शाओ का हाथ पकड़ता हूँ, ताले को इशारा करता हूँ और हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते भी लू चेन आखिरी वार करना नहीं भूलती। कुछ लोग कभी दोबारा गा नहीं पाते। मेरा नया सॉन्ग इस महीने आ रहा है।
उसकी आवाज़ पीछे गूंजती रहती है और ताले का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानती है शाओ के लिए गाना क्या मायने रखता है। मैं बस 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ, पीछे मुड़कर उसे देखता हूँ, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता हूँ। और तभी सबको चौंकाते हुए छोटी सी मिंगमिंग बोलती है, मम्मा आपसे अच्छा गाती है, आप बहुत बुरी हो। पूरा सीन फ्रीज। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो बोलेगी। मैं 1 सेकंड रुकता हूँ, फिर हल्का सा मुस्कुराता हूँ और उसके सिर पर हाथ रखता हूँ। दैट्स माई गर्ल। उस पल के बाद मेरा सारा इरिटेशन खत्म हो जाता है और हम बिना पीछे देखे वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी थी। वो लोग आखिर उस जगह को छोड़ देते हैं। बाहर आते ही माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन अंदर जो हुआ था उसका असर अभी भी सबके चेहरे पर दिख रहा था। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। तीनों वहां बैठ जाते हैं। ऊपर से सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन असल में हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, खासकर शाओ। वो काफ़ी देर से कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन बाहर सीन की वजह से पूछ नहीं पाई। अब जब चारों तरफ शांति थी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, तो वो धीरे से ताले का हाथ पकड़ती है और आखिर वो सवाल पूछ ही लेती है, ताले, तुम लूचेन के नीचे काम क्यों कर रही थी और या का क्या हुआ? ये सवाल सुनते ही ताले का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही थकान और दर्द दिखने लगता है, क्योंकि या कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। वो शाओ की पुरानी मैनेजर थी, लगभग 40 साल की, और उसने हमेशा शाओ को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। कुछ सेकंड के लिए ताले कुछ बोल ही नहीं पाती, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। तुम्हारे जाने के बाद या को भी जल्दी ही निकाल दिया गया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। उसने बहुत कोशिश की नई जॉब ढूंढने की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाओ चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ताले आगे बोलती है, फिर उसकी माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती करनी पड़ी और उसे वहीं रहकर देखभाल करनी पड़ी। इसलिए उसने एक लिव इन केयरटेकर की जॉब ले ली। बस इतना सुनना था और शाओ के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। उसकी आंखों के सामने या की इमेज आ जाती है, एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट औरत जो हमेशा सब संभाल लेती थी, और अब वो इस हालत में पहुंच गई। शाओ की नज़र थोड़ी ब्लर हो जाती है, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। पूरा माहौल भारी हो जाता है। अंदर ही अंदर शाओ खुद को ब्लेम करने लगती है। उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो इतनी इम्पल्सिव ना होती, अगर वो कंपनी के खिलाफ बार बार ना जाती, तो शायद या की लाइफ ऐसी नहीं होती। उसके पास पैसे थे, पावर थी, इसलिए कंपनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन बाकी लोग उतने लकी नहीं थे। वो बस सब छोड़कर चली गई बिना पीछे देखे, और उसके बाद क्या हुआ वो अब साफ सामने था। टेबल पर खाना रखा हुआ था, लेकिन किसी का मन नहीं था। सब जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं, जैसे बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हों। थोड़ी देर बाद ताले उठती है और जल्दी से गुड बाय बोलकर चली जाती है। अब शाओ और भी ज़्यादा चुप हो जाती है। उसका मूड पूरी तरह डाउन हो चुका था। असल में उन्होंने प्लान किया था आज मिंगमिंग को अम्यूज़मेंट पार्क ले जाएंगे, लेकिन अब शाओ का बिल्कुल मन नहीं था। उधर एमसी यानी मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। उसका मूड, उसका साइलेंस सब समझ आ रहा था। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे थे। और सच कहूँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था शाओ ने मुझसे शादी क्यों की थी। जैसे कोई रीज़न ही क्लियर नहीं था। शाओ घर जाना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी, सोचना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने मिंगमिंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, उम्मीद थी, वो रुक गई। वो उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती थी। इसलिए तीनों अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। मिंगमिंग के लिए ये पहली बार था और उसकी खुशी सच में अलग ही थी। वो हाथ पकड़कर भागने लगती है अंदर जाने के लिए। शाओ खुद को संभालती है, ज़बरदस्ती स्माइल लाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिंगमिंग अपनी पहली मेमोरी एक सैड फैमिली के साथ याद रखे। वो लोग कैरोसेल से शुरू करते हैं, फिर अलग अलग राइड्स, धीरे धीरे
टाइम निकल जाता है और बिना पता चले शाम रात में बदल जाती है। पूरा पार्क रंग बिरंगी लाइट से चमकने लगता है और आखिरी राइड बजती है, फेरिस व्हील। मिंगमिंग तब तक थक चुकी होती है और मेरी छाती पर सो जाती है। मैं उसे उठाकर गोंडोला में बैठता हूँ। शाओ मेरे सामने बैठी होती है। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है। और एक चीज़ जो मुझे तब तक नहीं पता थी, ये शाओ का भी पहला अम्यूज़मेंट पार्क था और पहली बार फेरिस व्हील। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बाहर देख रही थी, जैसे हर चीज़ पहली बार देख रही हो। प्योर क्यूरियोसिटी, प्योर इनोसेंस। और मैं उसे देख रहा था। शायद उसे मेरी नज़र का एहसास हो गया। उसके कान हल्के लाल हो जाते हैं और वो मुझे एक साइड ग्लांस देती है, थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा कंप्लेन करते हुए। मैंने पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। गोंडोला की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और एक पल के लिए वो सच में अलग लगती है। फेरिस व्हील ऊपर जाता रहता है और तभी अचानक चारों तरफ से फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है और उसी रोशनी में मैं उसे देखता हूँ। शाओ मुस्कुरा रही थी, एक सच्ची स्माइल, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के। मैं कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखता रह जाता हूँ। फेरिस व्हील अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है, फायरवर्क्स और करीब और वो और भी खूबसूरत। मैं धीरे से बोलता हूँ, अब तुम्हें पहले जैसा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आवाज़ धीमी थी। फायरवर्क्स के शोर में शायद वो ठीक से सुन नहीं पाती। वो मेरी तरफ देखती है, थोड़ी कंफ्यूज्ड, लेकिन मैं आसमान की तरफ देखते हुए आगे बोलता हूँ, तुम बहुत सॉफ्ट हो। ऐसे लोग जल्दी हर्ट हो जाते हैं। लोग फ़ायदा उठाते हैं।